तो बच्चों देखो, हमने ऑर्बिटल्स क्वांटम नंबर्स के बारे में देखा। क्वांटम नंबर्स में हमने दो स्टडी कर लिए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के अंदर हमें शेप्स का सेक्शन बाकी था। तो बच्चों हमने ये तो देख लिया था कि किस ऑर्बिटल के लिए m की क्या वैल्यूज होगी l के आधार पर। अब हम शेप्स की बात करते हैं। तो शेप्स बेसिकली हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। उसने वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था, जो s सबशेल होगा उसका आकार जो होगा वो स्फेरिकल नेचर का होगा, t का डम्बल, d का डबल डम्बल और f का कॉम्प्लेक्स होता है। तो बोर्ड पे कैसे, कॉपी पे कैसे बनाएंगे हम, जरा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1s सबशेल की। तो ये मान लो हम कोई से भी दो एक्सिस ले लेते हैं, x एक्सिस ले लो, y एक्सिस xy ले लो, yz ले लो या z एक्सिस ले लो। कोई से भी दो एक्सिस हैं, जो भी दो एक्सिस होंगे उनमें से तीसरा एक्सिस जो है वो आप लोगों की तरफ होगा, बाहर की तरफ। तो 1s अब स्फेरिकल शेप किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से। यूं समझो कि आपने एक टेनिस की बॉल ले ली और उस टेनिस की बॉल में सेंटर में से क्या करा, दो तलवार घुसा दी बीचों बीच में से पास होते हुए। तो इस तरीके से सेंटर पॉइंट आएगा, इसके चारों तरफ एक इस तरीके से क्या होगा, स्फेरिकल शेप होगा। तो बोर्ड पे तो इसको हम 2 डायमेंशनल तरीके से ही बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, हमारा 1s का शेप हो गया। इस तरीके से मान लो हमें 2s का शेप बनाना है, तो 2s का शेप किस तरीके से हो जाएगा, ये मान लो हमारा ये x था, ये y था, ठीक है ना। यहाँ पे भी हम x और y ले लेते हैं, ये हो गया x और ये हो जाएगा हमारा y। अब ये तो हो गया इसके अंदर 1s, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इसके अंदर 2s हो जाएगा। ये हो गया हमारा 1s और ये क्या हो जाएगा हमारा 2s हो जाएगा। तो ये 2s का शेप हो जाएगा, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से समझो कि भाई आपने क्या करा, एक छोटी सी बॉल ले ली, पिंग पॉन्ग बॉल जो आती है ना, पिंग पॉन्ग या टेनिस उसके लिए जो बॉल आती है, गोल्फ क्लब के लिए जो बॉल आती है व्हाइट कलर की, ऐसी छोटी सी एक बॉल ले ली। वो तो क्या हो गया आपका 1s हो गया। उस छोटी की बॉल को बड़ी बॉल के अंदर रख दिया, ठीक है। दोनों कोसेंट्रिक है, यानी दोनों का जो सेंटर है वो 0,0,0 पर लाई कर रहा है। तो छोटी बॉल उसको किसके अंदर रखा, बड़ी बॉल के अंदर। तो बड़ी बॉल हो गई 2s, छोटी बॉल हो गई 1s। उन दोनों को भी आपने तीसरी बड़ी बॉल के अंदर रख दिया। तीसरी बड़ी बॉल भी उन दोनों के क्या है, कोसेंट्रिक है, यानी सबका केंद्र सेम ही है। तो वो क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा। इस तरीके से इनका आकार क्या होता है, चलता चला जाता है। तो ये सिंपल सी क्या है, इसकी शेप है। अब बच्चों देखो, इसके अंदर हमें दो तरीके के नोड और देखने हैं। एक होता है हमारा तलीय नोड, अब डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को भी। एक होता है तलीय नोड, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड भी बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारा सतह नोड, जिसको हम रेडियल नोड भी बोलते हैं। तो बच्चों देखो, एंगुलर नोड की बात करते हैं, यानी कि तलीय नोड, यानी तल देखो 3 ही प्रकार के होंगे, या तो xy होगा या yz होगा या zx होगा। 3 ही प्रकार के तल होंगे। अब सोचो कोई टेनिस की बॉल है इस तरीके से, या फुटबॉल है, ठीक है, उसका सेंटर जो है वो 0,0,0 पर है। अब तुमको क्या करना है बेटा, तलवार चलानी है प्लेन के अंदर। क्या करना है बेटा, तलवार चलानी है प्लेन में। तुमने क्या किया, इस तरीके से टेनिस की बॉल ली, और जो तलवार तुम्हारी निकलनी चाहिए ना, वो कहाँ से निकलेगी, 0,0,0 से निकलेगी। 0,0,0 से निकलेगी। तलवार कहाँ से निकलेगी, 0,0,0 से निकलेगी। और तलवार जो है वो 2 डायमेंशनल तरीके से चलाई जाती है बच्चों, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो ये तलवार है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा कुछ इस तरीके से, ये मान लो y एक्सिस है और ऐसे चला दिया तुमने तो yz प्लेन हो गया। हाँ, ये ऐसे है मान लो, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा xz प्लेन हो जाएगा। बेसिकली 2 प्लेन के अंदर हो जाएगा। अब मान लो टेनिस की बॉल है, तुमने इस तरीके से तलवार चलाई, ये कट गया। मान लो ये कौन सा प्लेन था बेटा, ये था y और तुम्हारी तरफ z। yz प्लेन के अंदर तुमने तलवार चलाई, तो जो तुम्हारा ये बॉल है, यानी कि 1s 2s 3s जो भी है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कट होगा। यानी उस प्लेन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होगी, इसका मतलब वो आपका रेडियल नोड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो सॉरी, एंगुलर नोड हो ही नहीं सकता है। चलो आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पहला अपना, ये हमने कौन से प्लेन में चलाई, yz प्लेन के अंदर चलाई। अब हम क्या करते हैं, xz प्लेन में चलते हैं। आप लोगों की तरफ z है और ये क्या हो गया हमारा x हो गया। अब ये मैंने xz प्लेन में चलाई तो क्या बॉल कटेगी, हाँ बिल्कुल कटेगी, यानी ये भी हमारा एंगुलर नोड नहीं होगा। तो xz हो गया, yz हो गया। अभी xy चलाते हैं, इस तरीके से xy,
ये XY से भी जब चलाओगे तो बॉल क्या होगी तुम्हारी, कटआउट होगी ही होगी। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जो तुम्हारा क्या हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ऐसा एक भी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें 1s 2s या s सबशेल के अंदर कोई भी एंगुलर नोड नहीं मिलती है। तो हमारा यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, नो एंगुलर नोड। नो एंगुलर नोड। और तुम फॉर्मूले से निकाल के देख लो, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है बेटा, L के बराबर होता है। और S सबशेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वहां से भी आपको एंगुलर नोड देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं अभी हम रेडियल नोड की। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1। तो जरा हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। रेडियल नोड हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है, n, भाई 1s के लिए निकाल रहे हैं, n माइनस एल माइनस 1 लगाना है। n की वैल्यू हो जाएगी 1, l की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 1, यानी कि रेडियल नोड कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0। इस तरीके से 2s में रेडियल नोड इस्तेमाल करके देखो तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा, n माइनस एल माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा बेटा, रेडियल नोड 1। तो यहाँ तो देखो एक भी रेडियल नोड नहीं है, लेकिन यहाँ एक रेडियल नोड होगी, और वो कौन सी होगी, ये वाली जो है हमारी रेडियल नोड हो जाएगी। अब कैसे हो जाएगी बच्चों, सोचो जरा, तुमने जो छोटी सी टेनिस गोल्फ की बॉल ली थी ना, उस बॉल की सरफेस और टेनिस की बॉल की सरफेस के बीच में जो खाली जगह है ना, बस वही क्या है तुम्हारा रेडियल नोड है। वो देखो 3 डायमेंशनल सरफेस है ना, तो इसलिए क्या है वो तुम्हारी रेडियल नोड है। तो यानी 1s, अब 1s में तो भाई एक ही था ना, वहां तो रेडियल नोड पॉसिबल ही नहीं है, फॉर्मूले से निकालोगे तो भी 0 आएगी। लेकिन 2s के अंदर क्या है, 1s और 2s के बीच में कौन सी है, एक रेडियल नोड है। इसी तरीके से मान लो आपको दे दिया जाए, सपोज करो अपने को दे दिया भाई 5s दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, 5s। बोला बेटा एंगुलर नोड कितनी होगी, तो तुम बोलोगे सर इसमें एंगुलर नोड होता ही नहीं है। तुमसे पूछा रेडियल नोड कितनी होगी, तुम लगा दोगे फॉर्मूला और बोलोगे सर होगी 4। तुमसे पूछा टोटल नोड कितनी होगी, तुम बोलोगे सर दोनों को जोड़ देते हैं। मैं भी बोलूंगा जोड़ दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 0 + 4 बराबर 4 हो जाएगी तुम्हारी टोटल नोड। समझ गए ना बच्चों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बच्चों, ये तो था हमारा S सबशेल का। अभी हम लोग बात करते हैं किसकी, P सबशेल की बात करते हैं। ठीक है बेटा, तो P सबशेल, P सबशेल जो है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप डम्बल शेप होती है। तो चलो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं Px, फिर हम बनाएंगे Py, फिर हम बनाएंगे Pz। तो देखो बच्चों, इसको तो हमने ले लिया x एक्सिस, इसको हम लोग ले लेंगे y एक्सिस, इसको हम लोग ले लेंगे z एक्सिस। अब ये x एक्सिस है, इसको y लो चाहे z लो फर्क नहीं पड़ता। ये y एक्सिस है, इसको आप लोग x लो चाहे z लो फर्क नहीं पड़ता है। वो आपका z एक्सिस है, दूसरी वाली को आप चाहे x लो चाहे y लो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीनों अल्टीमेटली होंगी तो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर ना। चलो अभी यहाँ पे px की बात करते हैं। तो px क्या हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये हो गया बच्चों आपका px, ये हो गया बच्चों आपका py, z एक्सिस पे बना दिया, ये हो गया बच्चों आपका pz, यहां से pz। ठीक है, इसमें एक छोटी लोब भी होती है बच्चों, इधर की तरफ होती है वो, फिर छोड़ो। यहाँ पे क्या है आपका px, py और pz, वो तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद होती है। P सबशेल जो है उसमें डम्बल शेप हो जाएगी,
तो px की अगर बात करी जाए तो x एक्सिस पे होती है, इसकी कितनी लोब्स होती है? 2 लोब्स होती है। एक देखो ये रही, दूसरी ये रही। तो लोब हम लोग किसको बोलते हैं? ये और ये दोनों हमारी क्या कहलाती है? लोब कहलाती है। इसमें भी कितनी लोब होंगी? 2 लोब होंगी। इसमें भी कितनी लोब होंगी? 2 लोब होंगी बच्चों। तो देखो जो हमारा px, py या pz होता है, इनमें 2 लोब्स होती हैं और इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो केवल इस बात पे होता है कि वो जो दोनों लोब हैं वो कौन से एक्सिस पर हैं। अगर वो x एक्सिस पर होंगी तो क्या कहलाएंगी? px। अगर वो y एक्सिस पर होंगी तो क्या कहलाएंगी? py। अगर वो z एक्सिस पर होंगी तो क्या कहलाएंगी? हमारी pz कहलाएंगी। अच्छा देखो बच्चों, एक और काम का पॉइंट, ये जो हमारा s सबसेल था ना, ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। कैसा होता है बच्चों? नॉन डायरेक्शनल नेचर। नॉन डायरेक्शनल को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशाहीन, यानी जिसकी कोई भी दिशा नहीं होती है। तो बच्चों ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम इसको नॉन डायरेक्शनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो 0,0,0 सेंट्रल पॉइंट था, उसके चारों तरफ इस तरीके से टेनिस की बॉल की तरह हमारा क्या था? 1s 2s 3s था। अब तुम उस सेंटर ऑफ ओरिजिन से 0,0,0 से किसी भी डायरेक्शन में मुंह उठा के निकल जाओ ना, तुम्हें हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 100% मिलेगी, 1s की फॉर्म में या 2s की फॉर्म में। अगर तुम मान लो x एक्सिस पर निकले तो भी a में, माइनस x एक्सिस पर निकले तो भी a में ही मिलेगा, y एक्सिस पर निकले तो भी a में, माइनस a एक्सिस पर निकले तो भी, माइनस y एक्सिस पर निकले तो भी a में, प्लस z एक्सिस पर निकले तो भी a डिस्टेंस पर, माइनस z एक्सिस पर निकले तो भी a डिस्टेंस पर। हर तरफ क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पर मिलेगी। तो क्या तुम्हें कोई डायरेक्शन टाइप ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो इसीलिए क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल यानी कि दिशाहीन प्रवृत्ति का होता है। बात करते हैं हम अभी p सबशेल की। तो p सबशेल तो देखो दिशा वाली बिल्कुल होगी, डायरेक्शनल नेचर की होगी। ठीक है, कैसे होगी भाई? x एक्सिस पर है कि y एक्सिस पर है कि z एक्सिस पर है, उसी से तो उसका नाम आ रहा है ना। अगर x एक्सिस पर होगा तो px कहलाएगा, y एक्सिस पर होगा तो py कहलाएगा, z एक्सिस पर होगा तो pz कहलाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हो गया ना बेटा डायरेक्शनल नेचर। तो इसका नेचर कैसा होता है? डायरेक्शनल। कैसा नेचर होता है? डायरेक्शनल। कैसा होता है नेचर? डायरेक्शनल। एस का कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। यही केवल एक नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी सारे डायरेक्शनल होते हैं, ये याद रखो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया px, py, pz। अच्छा, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, जैसे वहां तो तुम किसी भी डायरेक्शन में निकल जाओ, हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर मिलेगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? अगर मैं बात करूं तो सोचो ये सारे मैंने जो अलग अलग बनाए हैं, क्या वास्तव में एक्चुअल एटम के अंदर ये सारी चीजें अलग अलग होगी? नहीं सर, एटम के अंदर तो सब एक साथ होगा, px, py, pz। हमने तो क्या किया है भाई, इसके अंदर अलग अलग करके बनाया है, इसलिए अलग अलग नजर आ रहा है। वास्तविकता में ये तीनों क्या होंगी? एक साथ होंगी। अब मान लो ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा z एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। मान लो इस पे क्या है? एक डंबल, इस पे क्या हो गया? दूसरा डंबल, इस पे क्या हो गया? तीसरा डंबल। अब मुझे बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे कि x एक्सिस से कितने डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री पर आपका इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, तो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होगी ना। सोच के देखो 45 डिग्री पर होगी क्या? नहीं भाई, सारे जो लोब हैं वो क्या हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर कोई भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितने पर होगी? x एक्सिस से 90 डिग्री पर, y एक्सिस से 90 डिग्री पर, z एक्सिस से 90 डिग्री पर। समझ गए बात? सभी तरफ से क्या होगा? 90 डिग्री के कोण पर ही साई स्क्वायर की वैल्यू अधिकतम यानी कि 100% होगी। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, साई स्क्वायर की वैल्यू 100% कितने पर होगी बच्चों? अरे कितने पर होगी? 90 डिग्री के एंगल पर होगी। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। अभी हम बात करते हैं नोड की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंगुलर नोड की। तो बच्चों एंगुलर नोड फॉर्मूला लगाओ। एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? L के बराबर होता है। तो बोलो P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? तो P के लिए L की वैल्यू होती है 1, यानी कि Px एक एंगुलर नोड होगा, इसमें भी क्या होगा? एक एंगुलर नोड होगा, इसमें भी क्या होगा? एक एंगुलर नोड होगा। अब वो एंगुलर नोड होगा कौन सा, वो जरा हम लोग देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर
एक्स एक्सिस पर तो ये खुद ही है ना, बाकी कौन सा प्लेन बचा तुम्हारा भाई, वाई और जेड ही तो प्लेन बचा। हाँ, ये लोब किस तरीके से होती है, जैसे भाई तुम दो गुब्बारे ले लो, उन दोनों गुब्बारों को खुलाकर और उनको नॉट लगा दो, दोनों को नॉट की तरफ से जोड़ लो। अब बच्चों यहाँ पे तुम्हें एकदम जुड़ा हुआ नजर आ रहा है ना, असल में ये एकदम जुड़ा हुआ नहीं रहता, कुछ इस तरीके से हल्का सा क्या रहता है बच्चों, इसमें गैप रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ये मान लो तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला क्या है वाई एक्सिस, तुम्हारी तरफ वाला जेड एक्सिस। वाई जेड में जरा तलवार चलाओ, सेंटर से पास होनी चाहिए, तो क्या लोब कट रही है? नहीं सर, लोब कहाँ कट रही है? तो बेटा यही तो तुम्हारा क्या हो गया, एंगुलर नोड हो गया। अरे आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? इस तरीके से तुम्हारे क्या हो गए, दो लोब हो गए, एक डंबल हो गया, बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तुमको तलवार चलानी है। अब मान लो ये एक्स एक्सिस में तो खुद ही है, मान लो मैं ये इस तरीके से एक्स जेड प्लेन में चलाऊंगा तो लोब कटेगी ना, अरे कटेगी नहीं कटेगी? तो एक्स जेड के अंदर तो क्या हो रही है तुम्हारी, कट रही है। मान लो वाई एक्स, ये क्या था एक्स एक्सिस, ये क्या था वाई एक्सिस, एक्स वाई में चला रहा हूं तो भी क्या कर रही है, कट रही है। लेकिन अगर मैं ये वाई जेड वाली में चलाऊंगा तो लोब नहीं कटेगी, ये बीच में से पास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा देखो समझने का तरीका। एग्जाम में कैसे याद रखना तुम्हें, जो भी एक्सिस है तुम्हारा, जिस पर तुम्हारा डंबल है, उसको छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी दोनों एक्सिस बची उन दोनों को मिलाकर क्या कर लो तुम, एंगुलर नोड बना लो। तो बोलो तुम्हारा जो px है उसके लिए एंगुलर नोड कौन सा होगा, yz प्लेन। कौन सा होगा, yz प्लेन। py के लिए बोलो क्या होगा एंगुलर नोड, xz प्लेन। pz के लिए क्या होगा, xy प्लेन। आगे बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों देखो px के लिए क्या होगा तुम्हारा, yz प्लेन होगा एंगुलर नोड। py के लिए क्या होगा, xz होगा एंगुलर नोड। और pz के लिए क्या होगा, xy होगा एंगुलर नोड। क्लियर है? जो भी तुम जिस भी एक्सिस पर तुम्हारा लोब है, ठीक है, उस एक्सिस को छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी दोनों तुम्हारे एक्सिस बच रहे हैं उन दोनों एक्सिस को मिलाते हुए तुम प्लेन ड्रॉ कर लो, वही प्लेन तुम्हारा क्या होगा, एंगुलर नोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर नोड। बात करते हैं अभी हम रेडियल नोड की। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। अब मान लो तुम px ले लो, ये हो गया तुम्हारा 2px, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3px, ये हो गया तुम्हारा 4px, ये हो गया तुम्हारा 5px। ठीक है बच्चों, टू px, 3px, 4px, 5px। तो देखो इसके अंदर क्या है बेटा, 2px और 3px के बीच में ये जो खाली जगह है, भाई तुमने एक छोटा गुब्बारा ले लिया, उस छोटे गुब्बारे को एक बड़े गुब्बारे में रखा, उनको एक और बड़े गुब्बारे में रखा, उनको और बड़े गुब्बारे में रखा। तो जो 2px वाला गुब्बारे की सतह है और 3px वाले गुब्बारे की सतह है, उनके बीच में जो खाली जगह है वहां पे तुम्हारा क्या होगा, खाली स्थान है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल नोड बोलते हैं। ये दूसरा क्या हो जाएगा, 3px 4px के बीच में, ये क्या हो जाएगा 4px और 5px के बीच में खाली जगह होगी। ये तीन तुम्हारी क्या हो जाएंगी, रेडियल नोड हो जाएंगी। अब जरा हम फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या था तुम्हारा 5px था, 5px के अंदर रेडियल नोड का फॉर्मूला लगा देते हैं। n, ये क्या हो गया तुम्हारा n की वैल्यू 5, p के लिए l की वैल्यू 1, n माइनस l माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा रेडियल नोड आप लोगों का
फ्री हो जाएगा रेडियल नोड, जो कि हमने वहां पे भी देखा। आई नहीं आई बात समझ में? तो इसी तरीके से मान लो तुम्हें दिया हुआ है 6pz, ठीक है बच्चों, 6pz में तुम्हें सारे नोड्स बताने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेडियल नोड की, तो एंगुलर नोड की, सॉरी एंगुलर नोड बच्चों इसमें एक होगा। कौन सा होगा फटाफट बता दो? एक्स वाई प्लेन जो है वो क्या होगा हमारा? एंगुलर नोड होगा। रेडियल नोड की बात करते हैं, रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? n माइनस l माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 माइनस 1 यानी कितना आ जाएगा? 4। टोटल नोड कितना हो जाएगा? एक इधर है एक इधर है, यानी 1 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? एंगुलर नोड निकालते हैं, रेडियल नोड निकालते हैं, टोटल नोड निकालते हैं। एक चीज और, पॉइंट नोड जो मैंने बताया था, तो पॉइंट नोड देखो ऐसे तो कुछ खास काम का है नहीं, बट पॉइंट नोड जो होता है वो 0,0,0 पर होता है, सब में सेम जगह पर होता है, तो ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। ये इन सब में क्या हो जाएगा बच्चों? पॉइंट नोड हो जाएगा, ठीक है। तो कोई खास काम का है नहीं, उनको हम टोटल नोड में भी काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारा बेटा S का हो गया और P का हो गया। इनके अंदर हमने शेप्स देख ली, रेडियल नोड देखा, एंगुलर नोड देखा, ठीक है। कितना डिग्री के एंगल पर हमारा साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब हम डी सबसेल के लिए इसको देखते हैं। चलो बच्चों, डी सबसेल के लिए शेप देखते हैं। एस और पी का तो हमने देख लिया। डी सबसेल जो है इसका शेप कैसा होता है बच्चों? डबल डम बेल, ठीक है। और ये भी कैसे नेचर का होगा हमारा? डायरेक्शनल नेचर का होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इधर भी साइड निकल जाओगे तो साई स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारी 100% आएगी, जैसा पी में होता था। पी में भी तो पर्टिकुलर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर ही साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी? 100% होती थी। जबकि एस में किधर भी निकल जाओ साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाती थी? 100% हो जाती थी, है ना। तो डायरेक्शनल नेचर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं डी एक्स वाई, फिर हम बनाएंगे डी वाई जेड, फिर हम बनाएंगे डी जेड एक्स, फिर हम बनाएंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और लास्ट हमारा रहेगा डी जेड स्क्वायर। इसको दे देते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको दे देते हैं हम लोग वाई एक्सिस। अब ये एक्स माइनस वाई नहीं होता है, ये एक्स वाई प्लेन होता है बच्चों। तो ये पहला लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब, फोर्थ लोब, टोटल कितनी लोब्स हो जाती है? 4 लोब्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये जो लोब्स होती है ना बच्चों, जो एक डंबल में 2 लोब्स होती है, इन सब का शेप, एनर्जी, साइज सब कुछ क्या होता है? बराबर होता है। हो सकता है आप लोग दूर बैठे हैं इसलिए कोई बड़ा कोई छोटा नजर आ रहा हो, लेकिन वास्तविकता में जो सारे हैं उन सब की लोब्स कैसी हैं? बराबर है। ये चारों लोब्स बराबर है। पी में जो हम बनाया करते थे उसमें दोनों लोब्स बराबर हुआ करती थी। तो बेसिकली जो डबल डंबल होता है उसमें टोटल लोब्स कितनी होती है? 4, और डंबल कितने होते हैं? 2, इसीलिए इसका डबल डंबल नाम होता है। बात करते हैं हम, अच्छा ये तो क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स माइनस वाई नहीं बोलता है, एक्स वाई प्लेन हो गया। वाई जेड की अगर बात करी जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वाई बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जेड बोल देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? वाई जेड प्लेन में हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा मान लो जेड एक्सिस, ये इस तरीके से करके एक्स जेड प्लेन में हो जाएगा। ये हो गया एक्स जेड प्लेन में।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है बच्चों, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर होती है इनकी लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एक्सिस और वाई स्क्वायर पर होती है। अब बचा जो जेड स्क्वायर, वो कैसे होता है बच्चों, और यहाँ पर एक रिंग होती है। अब ये रिंग क्यों होती है, ये किसी को पहनाने के लिए नहीं होती है भाई, क्यों होती है अभी समझाता हूं। सबसे पहले समझो, डी एक्स वाई कहां पर होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। डी वाई जेड कहां होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। डी जेड एक्स कहां होगा, जेड एक्स प्लेन में होगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां होगा, एक्स वाई एक्सिस पर होगा। डी जेड स्क्वायर में एक डंबल तो जेड एक्सिस पर होता है, दूसरे डंबल की क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है। क्यों बन जाती है जरा समझो, सबको इकट्ठा कर लो। एक्स एक्सिस भर गई, वाई एक्सिस भर गई, जेड एक्सिस भर गई, एक्स वाई प्लेन भर गया, वाई जेड प्लेन भर गया, जेड एक्स प्लेन भर गया, तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा। तो भैया ये वाला जो डंबल था ये कहाँ जाएगा, एक और डंबल बचाना है यहाँ पे बेटा, वो डंबल कहाँ जाएगा। तो ये सब बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉन घन ही तो है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, और उस प्रतिकर्षण की वजह से ये जो डंबल है इसको कोई जगह नहीं मिल पाती है, तो ये अपनी शेप को क्या करता है, चेंज कर लेता है। और कौन सी फॉर्म में चला जाता है, ये सर्कुलर फॉर्म में चला जाता है। आई ना क्लियर बात। चलो अभी आगे बात करते हैं हम। अभी हम लोग बात करते हैं, देखो अगर तुमसे कोई बोले कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर तुम्हारे साई स्क्वायर की वैल्यू 100% होगी, तो भैया तुम सबको इकट्ठा कर लो। सबको इकट्ठा कर लिया, एक्स एक्सिस पर देखो है ना, ये एक्स एक्सिस पर तुम्हारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का लोग होगा, तो यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू एक तो 0 डिग्री के एंगल पर होगी, दूसरा कहाँ होगी बेटा 90 डिग्री पर, ये रहा 90 डिग्री पर, और इसमें कहाँ होगी 45 डिग्री। ये जो एंगल है तुम्हारा ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का। तो अगर मैं कंक्लूजन करके यहाँ पे लिखता हूं, मान लो कंक्लूजन, तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है बेटा, साई स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी वो 100% कहाँ पर होगी, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एस सबशेल के लिए। तो एस सबशेल के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू जो है 100% क्या होगी, एनी एंगल, किसी भी एंगल से आप लोग निकल जाओ, उस एंगल से क्या होगा, तुम्हारे साई स्क्वायर की वैल्यू 100% होगी। अगर हम बात करते हैं पी सबशेल की, तो पी सबशेल में साई स्क्वायर की वैल्यू जो है 100% कहां पर होगी। तो अगर मैं एक्स एक्सिस से बात करूं तो एक तो 0 डिग्री पे यानी एक्स एक्सिस पर खुद पर, और दूसरा कहां पर होगी बेटा 90 डिग्री पे, हर 90 डिग्री पे, और 180 डिग्री पे होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि भाई 0 डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी, 180 डिग्री पर होगी। अगर मैं बात करूं डी सबशेल के लिए, तो डी सबशेल के लिए मान लो एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पर तो होगी, 90 डिग्री पर तो होगी, 180 पर तो होगी, और एक 45 डिग्री पर भी तो होगी ना बच्चों। एक्स एक्सिस से ये एक्स वाई प्लेन में चले जाए तो ये क्या हो गया, 45 डिग्री पे तुम्हें क्या मिल गया, साई स्क्वायर की वैल्यू 100% मिल गई। तो ये बहुत ही काम का पॉइंट है कि साई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कितने डिग्री के एंगल पर मिलेगी। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह पे डी के लिए ना वाई बोलता, जेड बोलता, कुछ भी बोलता, तुम्हारा जवाब यही रहता। एक्स एक्सिस पे पी एक्स के लिए, पी वाई के लिए, पी जेड के लिए किसी भी जगह से जाओगे, सब जगह से क्या मिलेगा तुम्हें, सेम ही मिलने वाला है बच्चों, ठीक है। चलो भाई अभी हम लोग बात करते हैं, सब में देखो नोडल पॉइंट तो तुमको पता है एक ही होता है, जो कि कहाँ पर होगा, सेंटर में। सबके सेंटर में क्या होगा बेटा, नोडल पॉइंट होगा। अभी हम बात करते हैं एंगुलर नोड की। तो सबसे पहले डी एक्स वाई के लिए बात कर लेते हैं। तो डी एक्स वाई के लिए अगर मैं एंगुलर नोड की बात करूं, तो एंगुलर नोड पहले तो डी सबशेल के लिए एंगुलर नोड किसके बराबर होता है बेटा, एल के बराबर होता है। अब एल के बराबर होता है यानी कितना होता है, डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। 0 किसके लिए होती है, एस के लिए, 1 किसके लिए होती है, पी के लिए, और डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो एंगुलर नोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब कौन कौन सी होगी जरा वो हम समझते हैं।
भाई देखो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर तो ये खुद ही है, तो बाकी दोनों प्लेन में कौन है? कोई भी नहीं है। तो वही दोनों प्लेन तो क्या होगी तुम्हारी? एंगुलर नोड होगी। हाँ भाई देखो ये वाला और ये DZX वाला, इन तीनों में प्यारे बच्चों हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। क्या करना है तुमको, जिस प्लेन में खुद है ना वो, वहाँ तो तुम्हें भाई नोड लोब मिलेगा, यानी साई स्क्वायर की वैल्यू उस प्लेन में तो 100% होगी। उसके अलावा जो बाकी दोनों प्लेन बची उन दोनों को क्या बोल दो? एंगुलर नोड बोल दो। तो यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा? तो एंगुलर नोड होंगी। कौन कौन सी होंगी भाई? एक्स वाई प्लेन में तो ये खुद ही है ना, एक तो हो जाएगा तुम्हारा YZ प्लेन और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा ZX प्लेन। खत्म कहानी, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जो चीज कम है वो लगानी भी नहीं है। तो भैया मजेदार बात है ना ये। तो देखो एक्स वाई प्लेन में तो ये खुद ही होगा, बाकी दोनों प्लेन जो है वो एंगुलर नोड होगी। बोलो यहाँ पे YZ DYZ है ना बेटा, यहाँ पे एंगुलर नोड बोलो। अरे बोलो, एक तो एक्स वाई प्लेन होगी और दूसरी ZX प्लेन होगी। खत्म कहानी। ठीक है, तीसरा DZX है, यहाँ पर भी दो एंगुलर नोड होंगी। कौन सी भाई? XZ को छोड़ दो, एक तो होगी XY, हाँ, दूसरी होगी YZ। खत्म कहानी। हाँ, मजा आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल से हम क्या कर सकते हैं? एंगुलर नोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला बचा DX स्क्वायर वाई स्क्वायर। DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में भैया XY प्लेन पर है, XY एक्सिस पर है, तो मैं XY प्लेन में कट करूंगा तो क्या चारों लोग मेरी कट नहीं हो जाएंगी क्या? तो भैया X और Y जो प्लेन है वहां तो कुछ ना कुछ कट होगा। Z आपकी तरफ है, ठीक है ना। अब मान लो ZX से कट कर रहा हूं तो ये दोनों लोब्स क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। अब होंगी ना, यहाँ पे X और Y प्लेन से कट करोगे तब तो ये चारों लोब्स इस तरीके से कट होंगे। अब तुम ZX से कट करो तो X एक्सिस वाली दोनों लोब कट हो जाएंगी। अब तुम ZY प्लेन से करो तो Y एक्सिस वाली दोनों लोब कट हो जाएंगी। कहीं ना हर प्लेन पे लोब तो कट हो ही रही है ना। अब अगर लोब कट हो रही है इसका मतलब वहां पे एंगुलर नोड नाम का क्या होगा? जीरो, यानी एंगुलर नोड वहां पर होगी नहीं। तो DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में नो एंगुलर नोड, एंगुलर नोड नहीं होती है। अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चन बनते हैं इन पे। अगला हम बात करते हैं DZ स्क्वायर। तो बेटा DZ स्क्वायर में भी एंगुलर नोड जो है वो नहीं होता। क्यों नहीं होता जरा समझो। मान लो Z एक्सिस है, तुम्हारी तरफ X एक्सिस है, XZ से कट अगर मैं करूंगा तो ये दोनों लोब्स मेरी कट हो जाएंगी। ठीक है, XZ से अगर मैं कट करूंगा तो दोनों लोब्स मेरी कट होंगी। मान लो मैं YX से कट कर रहा हूं तो मेरा रिंग कट होगा। ठीक है, और YZ से अगर कट करूंगा तो भी मेरी दोनों लोब्स कट होंगी। यानी कि कुछ ना कहीं पे मेरी लोब्स या रिंग तो कट होगी ही होगी। यानी इसमें भी एंगुलर नोड नाम की कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा? नो एंगुलर नोड। नो एंगुलर नोड। तो भैया DXY में बोलो क्या होगी एंगुलर नोड? XY प्लेन को छोड़ के बाकी दोनों होगी सर। DYZ में क्या होगी एंगुलर नोड? YZ प्लेन को छोड़ के बाकी दोनों होगी सर। DZX में कौन सी होगी एंगुलर नोड? ZX प्लेन को छोड़ के बाकी सर दोनों होगी सर। DX स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक को नहीं होगी सर। DZ स्क्वायर में भी कोई एंगुलर नोड नाम की चीज नहीं होती है। तो यहां तक हमने एंगुलर नोड के बारे में सीखा। अभी हम रेडियल नोड की बात करते हैं। तो रेडियल नोड, मान लो मैं लेता हूं 5DXY।
5dxy। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं, 4 लोब्स बनानी है ना अपने को। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा 3dxy। अच्छा, मैंने 3dxy से क्यों शुरुआत करी? 3dxy से ही क्यों शुरुआत करी? क्योंकि सर पहले एक्सेस में तो पहले शेल में तो केवल s होता है, दूसरे में s और p होता है, तीसरे से d की शुरुआत होती है, तो 2dxy तो होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3dxy, 4dxy, 5dxy। ठीक है, चलो 3dxy और 4dxy के बीच में पहली हमारी रेडियल नोड, 4dxy और 5dxy के बीच में दूसरी हमारी रेडियल नोड, यानी रेडियल नोड मेरी कितनी हो जाएंगी? 2। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला। तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-l-1, यानी 5 माइनस d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2, यानी 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा रेडियल नोड। आगे ना बात समझ में? चलो एक एग्जांपल देते हैं। मान लो तुम्हें दिया है 7dYz। अब 7dYz के अंदर एंगुलर नोड बोलो कितनी होगी? तो 2 होगी। कौन कौन सी होगी? YZ को छोड़ दो, एक तो होगा मेरा XY प्लेन, दूसरा होगा मेरा ZX प्लेन। रेडियल नोड कौन कौन सी होगी? तो रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा n-l-1। n की वैल्यू कितनी होती है? 7। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 1, 7 में से 3 गए, बचे 4। ठीक है, टोटल नोड की बात करते हैं। तो टोटल नोड कैसे निकालेंगे बेटा? एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। एंगुलर नोड कितने हैं? 2। रेडियल नोड कितने हैं? 4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, सिंपल मैनर में कैलकुलेशन करनी है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इससे अच्छी बात तो और क्या हो सकती है कि जो चीज़ है ही नहीं उसका इस्तेमाल करने को भी सर नहीं बोल रहे हैं। चलो 9dz² देखते हैं। एंगुलर नोड कैसे निकालेंगे बेटा? अच्छा, यहाँ तो dz² है, इसमें तो सर एंगुलर नोड होगी नहीं। रेडियल नोड की बात करते हैं। रेडियल नोड निकालेंगे हम n-l-1 करके। n की वैल्यू 9, l की वैल्यू 2 - 1, 9 में से 3 गए 6। टोटल नोड कितना हो जाएगा? 6। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात और जाननी है तुम्हारे लिए ज़रूरी। सर आपने बताया था कि टोटल नोड होता है n-1, याद आ रहा है? n-1 एंगुलर नोड और रेडियल नोड को जोड़ के हमारा l से l कट गया था और लास्ट में आया था n-1। याद करो जरा, गौर फरमाओ, दिमाग पे जोर डालो। अच्छा, दिमाग पे क्या जोर डालना, वो तो है ही नहीं ना। चलो आगे बात करते हैं। तो टोटल नोड कितना हो जाएगा? n-1। चलो भाई, अगर तुम सोचो 9dz² में देखो टोटल नोड तुम्हारा 6 आ रहा है ना। अगर तुम इस फॉर्मूले के हिसाब से लगाते तो तुम्हारा कितना होता? देखो 9 - 1 यानी कि 8 आता। कितना था? 8। ये तो गलत हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5dxy के लिए लगाओ 5 - 1 है, यहाँ पे लगाओ 5 - 1 यानी कितना आएगा? 5 - 1 यानी कि 4। तो तुम्हारी रेडियल नोड 2 आ चुकी है। एंगुलर नोड यहाँ पे dxy के लिए कितनी होगी? 2। एंगुलर नोड कितनी होगी बच्चों? 2। टोटल कितनी आ रही है? 4। देखो तो ये सही आ रही है। तो भैया यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि टोटल नोड का वो जो फॉर्मूला है ना n-1, वो सब जगह लगा लो, केवल एक जगह को छोड़ के। और वो जगह कौन सी है? dx² y² और dz²। dx²y², एक तो ये वाली, और दूसरी कौन सी है बच्चों? dz²। क्योंकि इनमें एंगुलर नोड का क्या है? एक्सेप्शन है, इसीलिए इन दोनों के अंदर हम
टोटल नोड का फॉर्मूला n-1 अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी कहीं पर भी अप्लाई करो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शेप्स हमने देखी। रेडियल नोड्स क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, एंगुलर नोड कैसे निकाली जाती है, नोडल पॉइंट किस जगह पे होता है, कहाँ पे टोटल नोड का फॉर्मूला n-1 इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारी शेप्स हमने इसके अंदर अभी तक डिस्कस करी। S की शेप हो गई, P की शेप हो गई, D की शेप हो गई। कितने एंगल पर साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितने पर नहीं होगी, वो सारे पॉइंट हमने फोकस किए। हमने ये भी जाना कि ये सब हम अलग अलग स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सब एक साथ होते हैं। तो ये हमारा सेक्शन जो है खत्म होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। अभी हमारा एक लास्ट क्वांटम नंबर और बचा है, स्पिन क्वांटम नंबर। उसको अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो बच्चों 3 क्वांटम नंबर्स हम देख चुके हैं अभी तक। अभी हम अपने चौथे क्वांटम नंबर पे जा रहे हैं। चौथा जो हमारा क्वांटम नंबर है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम चक्रण क्वांटम संख्या भी बोलते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको हम S से डिनोट करते हैं। अब देखो, जो चक्रण क्वांटम संख्या है ये बेसिकली हमें बताता किस बारे में है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन वो परमाणु में 2 प्रकार से चक्रण करता है, यानी रोटेशन करता है। पहला, नाभिक को केंद्र मानकर। ठीक है भाई, पृथ्वी, इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको पृथ्वी जैसा मानो, अर्थ जैसा मानो। अब अर्थ बताओ कितने प्रकार से चक्कर करती है? 2 प्रकार से चक्कर लगाती है। पहला, सूर्य को केंद्र मानकर। सूर्य को केंद्र मानकर वो सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में उसको 365 दिन लगते हैं, और वही 365 दिन हमारे 1 साल बनते हैं। ठीक है, दूसरा चक्कर वो खुद के केंद्र पर ही लगाती है, तभी तो 24 घंटे बनते हैं बेटा। ठीक है ना। तो पृथ्वी टोटल कितने प्रकार से चक्कर लगाती है? 2 प्रकार से। ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी 2 प्रकार से चक्कर लगाता है। एक तो नाभिक को केंद्र मानकर, नाभिक के चारों तरफ, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन खुद के केंद्र को केंद्र मानकर अपने ही अक्ष पर चक्कर लगाता रहता है। तो हम यहाँ पर जिस चक्कर की बात कर रहे हैं, यानी जिस स्पिन की बात कर रहे हैं, वो दूसरे टाइप का है। इलेक्ट्रॉन खुद के अक्ष पर 2 प्रकार से घूर्णन कर सकता है, चक्रण स्पिन कर सकता है। एक घड़ी की दिशा में, दूसरा घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा में इंग्लिश में बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। तो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार का चक्कर लगा सकता है, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखिए जरा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन खुद के अक्ष पर, इलेक्ट्रॉन खुद के अक्ष पर 2 प्रकार से घूर्णन, 2 प्रकार से घूर्णन कर सकता है। 2 प्रकार से घूर्णन कर सकता है। पहला, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। दूसरा, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो कितने प्रकार से करता है बेटा? एक तो घड़ी की दिशा में करता है, और दूसरा क्या होता है, घड़ी की विपरीत यानी कि उल्टी दिशा में करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, घड़ी की दिशा में हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्लॉकवाइज। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज,
और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो है बच्चों इसको हम प्लस हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस हाफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एक है, 50% चांसेस उसके क्लॉकवाइज के होंगे तो 50% चांसेस उसके एंटी क्लॉकवाइज के होंगे, इसीलिए उस एक नंबर को हमने आधा आधा बांट दिया, एक को प्लस हाफ दे दिया और दूसरे को माइनस हाफ दे दिया। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर की तरफ एरो मार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वाले इलेक्ट्रॉन को हम नीचे की तरफ एरो मार्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अब हम बात करते हैं चक्रण कोणीय संवेग की। तो लिखिए अगली हेडिंग, चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग। चक्रण कोणीय संवेग जो होता है बेटा उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बच्चों, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सैम। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों इसको निकालने का फॉर्मूला होता है s इंटू s+1 अंडर रूट हैश। ठीक है बच्चों, क्या होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला s इंटू s+1 हैश। सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया, अब ये s क्या होता है ये भी बता दीजिए। तो चलो बच्चों बता देते हैं। s जो होता है ना हमारा, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। युग्मित इलेक्ट्रॉन जो पूर्ण भरे हुए होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अयुग्मित यानी अनपेयर्ड होते हैं। S बराबर हाफ इनटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, पेयर्ड अनपेयर्ड क्या होते हैं इसको भी अभी हम देखेंगे आगे। फिलहाल तो हमने केवल ये लिख लिया S बराबर क्या हो गया, हाफ इनटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमारा सोडियम है। सोडियम का विन्यास क्या होता है बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया हमारा 1s, इसमें एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा 2s, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये 2p, ठीक है बच्चों, 2p 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया हमारा 3s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। ये हमारा अयुग्मित यानी एक मेरा क्या है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। s की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों इसके लिए, हाफ इनटू 1 यानी कि हाफ। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, हाफ इनटू हाफ प्लस 1 अंडर रूट हैश, दैट इज इक्वल्स टू 2 और 1 3 अंडर रूट 3 बाय 2 हैश। इस तरीके से क्या है बच्चों स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम निकालते हैं। जिसको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने आते, अभी हमारे अगले टॉपिक में हम अनपेयर्ड और पेयर्ड और अनपेयर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं इस पे एक एग्जांपल करा रहा हूँ, बाकी हम इसमें भी आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर। नोट कर लीजिए इसको। तो ये बेटा हमारे चारों प्रकार की क्वांटम संख्या यहाँ पे खत्म होती हैं। तो दोबारा एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ। जो
श्रोडिंगर था, उसकी तरंग वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें 3 प्रकार की क्वांटम संख्याएं मिलती थी। पहली थी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, दूसरी थी एजीमुथल क्वांटम संख्या, तीसरी थी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या। एक क्वांटम संख्या अलग से जोड़ी गई थी जो कि है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में मददगार साबित होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। ये था हमारा क्वांटम नंबर। अभी हम अपने लगभग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बच्चों देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें क्या करता है, चारों क्वांटम संख्याओं की मदद से हम एक सिंथेसाइज फॉर्म बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस जगह पर है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स की मदद से ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बच्चों कुछ रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स पहले हम लोग देखते हैं, या पहले किस तरीके से विन्यास किया जाता है वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, फिर रूल पे आएंगे। तो देखो शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, कोश लिखेंगे। तो कौन सा कोश है बच्चों, ये हो गया हमारा पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश, छठा कोश, सातवां कोश। 7 कोश तक हमने लिख दिए। अब पहले कोश में बोलो कौन सा उपकोश होता है, तो सर पहले कोश में तो एस उपकोश होता है, दूसरे कोश में एस भी होता है और पी भी होता है, तीसरे कोश में एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है, चौथे में एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ भी होता है। इसके नीचे सारे में क्या होंगे, एफ तक तो होंगे ही, एफ के आगे भी होंगे लेकिन उनकी हमें जरूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट, जिसकी हमें जरूरत नहीं है वो हम लिखे भी कहाँ को फालतू में, दिमाग पे बोझ क्यों डालना भैया। तो 4s 4p 4d 4f हो गया। ये हो गया तुम्हारा 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f। ठीक है बच्चों, ये हमने इसे एक स्केलेटन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, वर्णाकार डायगोनली कट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और जो कट होता जाएगा उसको मैं यहाँ लिखता चलूंगा। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले मैंने कट कर दिया। क्या बच्चों, क्या कट हुआ, 1s। ये हो गया मेरा देखो 1s। फिर ये मैंने इसके पैरेलली ही कट करना है मेरे को। ये क्या कट हुआ मेरा 2s। तो 1s के बाद में लिख लेता हूँ 2s। फिर पैरेलली 2s के पैरेलल 2p। अच्छा पहले क्या कट हो रहा है, पहले कट हो रहा है 2p, उसके बाद कट हो रहा है 3s। ठीक है, तो 2s के बाद ये हो जाएगा मेरा 2p, फिर हो जाएगा मेरा 3s, इसके पैरेलल 3p देन 4s, ये हो जाएगा मेरा बच्चों 3p और ये हो जाएगा मेरा 4s। ठीक है, अभी इसके पैरेलल क्या कट हो रहा है, 3d 4p 5s। ठीक है, इधर लिखते चलते हैं। 3d नीचे लिख लेता हूं मैं, 3d के बाद क्या था 4p एंड देन 5s, उसके पैरेलल 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। ठीक है बच्चों, फिर इसके पैरेलल पहले क्या कट हो रहा है 4f, फिर हो रहा है सर 5d, फिर हो रहा है सर 6p, फिर हो रहा है सर 7s। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या कट हो रहा है बोलो, 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p और 7s। अब
मैं क्या करूंगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं उसकी संख्या लिख लेता हूं। तो बोला एस सबशेल के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एस सबशेल में सर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगले में बोलो 2 है, 4 मत बोल देना कि सर 1s में तो 2 है और 2s में 4 हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा ना मुन्ना ना, ऐसा मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई। एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है ना, अब पहले कोश का एस हो चाहे दूसरे कोश का एस हो, कक्षक तो उसमें एक ही होगा ना बच्चों। अगर कक्षक एक ही होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होने वाली है, 2 ही होने वाली है। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। टी में बोलो 6, एस में बोलो 2, टी में बोलो 6, एस में बोलो 2, डी में बोलो 10, ई में बोलो 6, एस में बोलो 2, डी में बोलो 10, टी में बोलो 6, एस में बोलो 2, एफ में बोलो 14, डी में बोलो 10, ई में बोलो 6, एस में बोलो 2। ये बच्चों हमने एक स्केलेटन बना लिया है। अब विन्यास इसी के हिसाब से तुम्हें लिखना है। कैसे लिखना है जरा समझो। मान लो सोडियम धातु है, सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो पहले छोटा लेता है, हाइड्रोजन लेता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। अब 1 जो परमाणु क्रमांक होता है उसी के बराबर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाएगा, 1s के पास। तो 1s उससे क्या बोलेगा कि भैया मैं तो देखो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ, तेरे पास तो एक ही है, तेरे को तो रख ही लेता हूँ। तो हाइड्रोजन का विन्यास बोलो क्या हो जाएगा, 1s1। हीलियम देखते हैं, हीलियम कितने इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। क्या बोलेगा कि भैया 1s मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या तुम रख सकते हो। 1s क्या बोलेगा, हाँ भाई बिल्कुल, मैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता हूँ। ये हो गया 1s2। लिथियम परमाणु क्रमांक कितना, 3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएंगे 1s के पास। ये हो जाएगा मेरा 1s2, फिर ये हो जाएगा 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, सबसे पहले जाएंगे 1s के पास 2, फिर 2s के पास 2 यानी कि 4। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 8। हाँ, खींच के तुम लोग ट्राई कर लेना, सारे मैं थोड़ा ना करूंगा। ऑक्सीजन का 8, सबसे पहले गए 1s के पास। 1s कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2। 2s कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2। 4 हो गए, 4 और बाकी इलेक्ट्रॉन। फिर जाएंगे 2p के पास, तो 2p कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा, 4। गॉट द पॉइंट। 2 2 4 और 4 8। उसके बाद बात करते हैं हम सोडियम की। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, क्लोरीन 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, कैल्शियम का 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक है, इस तरीके से हम बेसिकली क्या है, विन्यास लिखते हैं। बाकी विन्यास जो है तुम लोग आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी सीखोगे, बट ये कुछ मोटा मोटा विन्यास था। इसमें अगर तुम देखो तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कैसा है बेटा, अनपेयर्ड होगा। हाँ, हीलियम कैसा होगा तुम्हारा, युग्मित। इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा होगा, अनपेयर्ड। ये कैसा होगा, पेयर्ड। ये कैसा होगा, अनपेयर्ड। भाई पी में 4 है ना, देखो लास्ट में ये 2p की 4 की बात कर रहा है। 3 1 2 3 4, 2 अयुग्मितों में। ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ये पेयर्ड हो जाएगा। ये क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हमने नॉर्मल एलिमेंट्स का तो देख लिया, अभी 20 के ऊपर वालों का और आयंस का कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों हम 21 एटॉमिक नंबर, 21 किसका होता है, स्कैंडियम। देखो 30 तक तुम्हें टिप्स पे याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम,
क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, ऐसे करके याद होना चाहिए। देखो 30 तक ऐसा मत बोलना कि सर आप तो इतने साल से पढ़ा रहे इसलिए आपको याद हो गया। तो बच्चों नीट का पेपर आप लोगों को देना है तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, बहुत काम आएगा। चलो स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। हाँ देखते चलो कैसे भरे जा रहे हैं, याद आ गया ना 1s2 2s2 2p6, फिर 3s2 के बाद 3p6, फिर आएगा 4s2 और फिर आ जाएगा 3d1। तो बच्चों ये क्या हो गया, देखो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको एक काम और किया करो, इनको एक साथ अरेंज कर लिया करो। ये कैसे अरेंज हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। भाई अच्छा थोड़ी ना लगेगा ये 2 3 एक साथ हो जाए और ये वाला 3 अलग हो जाए, वो 3 रोने लग जाता है तो मुझे 4 के बाद क्यों कर दिया, तो उनको एक साथ इकट्ठा कर दिया करो, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का देखते हैं 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 3d3 इकट्ठा कर दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2। हाँ अब दो तुम्हें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। एक है बच्चों क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। क्रोमियम का होता है 24, कॉपर का होता है 29। अब क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। मैंने डायरेक्ट अरेंज करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आता है, ये जो तुम्हारे यहाँ पे 2 है ना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला जाता है और इसमें हो जाता है 5, इसमें हो जाता है 1। कॉपर की बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। मैंने डायरेक्ट अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे जो 4s है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ भेज देता है, तो ये क्या हो जाता है, इसका बच्चों कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से क्रोमियम और कॉपर का क्या होता है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये ध्यान रखना, इसका रीज़न क्या है ये हम लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल केवल इतना ध्यान रख लो। चलो इसी तरीके से आप लिख सकते हो आराम से। अब यहाँ पे कुछ आयंस के और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कुछ आयंस है हमारे, जैसे मान लो तुम्हें Na+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले तो क्या करो, तुम सोडियम का लिख लो। तो सोडियम जो होता है ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 और 11। ये हो गया सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन। अब Na+ का मतलब तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन, भाई पॉजिटिव यानी कि धनायन कैसे बना, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया होगा तभी तो वो कैटायन बना होगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तुम भी क्या करो, निकाल दो। अब इलेक्ट्रॉन निकलता है जुड़ता हमेशा आखिरी कोश के सब सेल्स है, ये निकाल दो, ये हो गया भाई Na+ का कॉन्फ़िगरेशन, खत्म कहानी। हाँ हरी बात समझ। मान लो तुम्हें बेरिलियम+2 का लिखना है, तो सबसे पहले तो बेरिलियम का लिख लो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4। तो 4 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, खत्म कहानी, ये बन जाएगा भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Na+ हो गया, बेरिलियम+2 हो गया। मान लो तुम्हें एल्यूमिनियम+3 का लिखना है,
तो एल्यूमिनियम +3 के अंदर बच्चों एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 27, सॉरी एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, एटॉमिक मास बोल दिया था मैंने 30। तो कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए, तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल, समझ गए ना बात। अच्छा ये तो कैटायन थे, मान लो तुम्हें Cl- का लिखना है, तो सबसे पहले क्लोरीन का लिखो, 17 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और -1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जोड़ दो 3p6। सिंपल। मान लो तुम्हें O-2 का लिखना है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 1s2 2s2 2p4, -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 4 की जगह पे 6 हो गया। समझ रहे हो बात। इस तरीके से मान लो आपको स्कैंडियम टाइटेनियम +2 का लिखना है। सबसे पहले टाइटेनियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। हाँ, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों। अब +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। तो देखो अगर तुम यहाँ पे इसको एक साथ इकट्ठा नहीं करते तो तुम 3D में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते, जो कि गलत हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो तुम 4s से निकालोगे तो ये फाइनली क्या बचेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। मान लो तुम्हें क्रोमियम +3 का लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं पहले क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 4s1 3d5। हाँ, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। +3, एक इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन गए यहाँ से, तो कितना बचा बच्चों 3d। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। किस किस के, सारे 30 तक के एलिमेंट के ऑलमोस्ट हमने देख लिए, 30 तक के आप लिख के प्रैक्टिस कर लो। ये 2 हमारे एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन क्यों हैं ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाता हूँ। बाकी इसमें रूल्स किस तरीके से ये ऑर्डर आया है, यही ऑर्डर क्यों आया है, देखो वो तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आप। ऑर्डर यही क्यों आया है ये हम अगले क्लास में रूल्स के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना बहुत है। रिवाइज करो, अच्छे से स्टडी करो फोकस के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुँच जाएंगे।